अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी तश्कील, नाम सामने आ गए, मामलात आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज़ थोड़ी समझ से बाहर है, 26वीं आईनी तरमीम, उस पर बहुत ज़्यादा इस वक्त वावेला चल रहा है। वकला अपनी तहरीक चलाने को तैयार हैं। दूसरी तरफ PTI कभी 26वीं आईनी तरमीम पे हाँ कभी ना की पोजीशन में दिखाई दी, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की शक्ल में PTI तकरीबन मुत्तफिक दिखाई दे रही है। चूँकि मौलाना साहब को आगे कर रखा था PTI ने, तो दिख यही रहा है कि मौलाना फजल रहमान ही नुमाइंदगी करते हुए तमाम चीज़ें खुश उसलूबी से तय करवा गए। अब मामला है पार्लिमानी कमेटी का, और ये जो पार्लिमानी कमेटी है इसने चीफ जस्टिस के तकर्रुर करने हैं। 3 नाम होंगे, 3 नामों में से कोई आगे नहीं बढ़ता, नहीं हो पाता कंसेंसस, तो चौथे नाम पर जाया जाएगा। अच्छा, ये एक तरफ से आवाज़ उठ रही है PTI में कि सबसे सीनियर तरीन जज को आगे बिठाया जाए, वो चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन दूसरी तरफ खुद कमेटी का हिस्सा ना बनने वाले कल तक ये बातें करते रहे कि कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, खबरें फ्लोट करते रहे। आज कमेटी का हिस्सा भी बन गए, सारा कुछ ठीक हो गया। अब ये जजेस का तकर्रुर होगा, कैसे कंसेंसस होगा इस पार्लिमानी कमेटी को लेकर, जिसमें मेंबरान 3 PTI से होंगे, नून लीग से होंगे, पीपल्स पार्टी से होंगे, वजीर कानून होंगे, एक बार कौंसिल से होंगे। कैसे कंसेंसस हो पाएगा? अगर कंसेंसस नहीं हो पाता तो ये एक नया बहरान जन्म लेना शुरू कर देगा। फिर क्या हल निकालेंगे इसका? अभी अभी तरमीम हुई, अभी अभी इस तरमीम के हवाले से मामला शुरू हो गए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उन्होंने फिर ऐलान कर दिया कि सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस नहीं बनाया तो हम बाहर निकलेंगे। ये मामलात कुछ समझ से बालातर हैं, समझ आ नहीं रही। लेकिन एक चीज़ जो राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू में कही है, उन्होंने कहा है जी कि टॉप 3 जजेस में से कोई जज मना कर देगा तो हम चौथे पर जाएंगे। फिर अदलिया ने ख़ुद ये ख्याल पेश किया था, ये सीनियर तरीन जज में चीफ जस्टिस मुंतखब करने का ख्याल। अजीब सा कुछ खिचड़ी सी बन रही है। कौन क्या कह रहा है, असल मामला क्या है, जो लोग इसको प्रॉपरली कवर कर रहे हैं, ज़रा आज उनसे इस पर बात करेंगे ताकि हमारी भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और सुनने वालों की भी क्लियर हो। नौशीन यूसुफजई साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, इस सारी चीज़ को लम्हा ब लम्हा वो देखती आई हैं। फिर इनके साथ साथ एजाज़ अहमद साहब अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। एजाज़ अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। नौशीन साहिबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू नौशीन, आपने टाइम निकाला। नौशीन, पहले तो ज़रा हम इस पर बात कर लें, ये क्या चल रहा था पार्लियामेंट में? आप लोग तो वहाँ सारी चीज़ें देखते रहे, अदलिया के मामला देखते रहे, कैसे हो रहा है ये? एकदम ना माने, एकदम माने, कभी नाम नहीं देंगे, कभी नाम आ जाते हैं सामने। आखिर मसला क्या है PTI के साथ? क्या PTI अपने वोटर को खुश करना चाह रही है खाली, या PTI के भी 2 धड़े हैं, एक का कुछ और दिमाग है, एक का कुछ और दिमाग है? मुझे लगता है कि एक से ज़्यादा धड़े नज़र आते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, और असल में एक लीडरलेस जब एक जमात हो जाती है और उसका लीडर बहुत सख्त हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, तो फिर वो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसको हमेशा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि अभी हमें नज़र आ रहा है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी इनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जमात में बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, अली ज़फ़र साहब हैं, इस तरफ बैरिस्टर गौहर हैं, जो बड़े माकूल अफ़राद हैं, जो बात करते हैं, मज़ीद और भी बहुत सारे इस तरह की उनकी पार्टी में, लेकिन उनको रेजिस्टेंस कहाँ से आती है? उनकी पार्टी का एक तो अच्छा चेयरमैन जो नौशीन, है वो एक नाम आपने नहीं लिया, मुझे उसमें आपका ज़रा व्यू भी चाहिए। हामिद रज़ा साहब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले हामिद रजा की आप बात करें, जी अगर तो वो बड़े सख्त हैं। आपको याद है कि जो अब फैजाबाद धरना शरना जी, केस बिल्कुल आया बिल्कुल। था, सारे जो केस नहीं मतलब धरना आया था, तो हामिद रजा साहब उसमें बड़े एक्टिव थे। तो हामिद रजा साहब के अपने बड़े सख्त किस्म के व्यूज हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत अभी जो मेंबर्स आए हैं, अब क्योंकि उनको कंफर्म नहीं हो रहा, क्योंकि देखें एक तरह से आज़ाद ही अभी तक है वो, उनका भी फ्यूचर डिसाइड नहीं हो रहा है। इस तरह से पंछियों के उड़ जाने का बड़ा होता है। तो अब देखिए पब्लिक जो है, पब्लिक में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ये है कि पब्लिक के जो लोग हैं, मतलब जो PTI का फॉलोअर है, जो PTI का वोटर है, वो भी कंफ्यूज हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रही कि PTI क्या करना चाह रही है। अब देखिए तरामीम जो आई हैं उसमें कुछ जरूर कंट्रोवर्शियल चीजें जो मैं समझती हूँ कि आगे जाके प्रॉब्लम करेंगी। जैसे जैसी तरमीम आई है, अभी अगले ही दिन बैठ के चीफ जस्टिस के तकर्रुर के हवाले से बात होना शुरू हो गई है, बैठे हुए हैं।
कैसे होगा, मतलब एक दिन में कैसे कोई इतना बड़ा फैसला किया जा सकता है। अब दूसरी चीज है, इससे ही आप देखें कि और बात जन्म लेगी कि जब 3 जजेस होंगे, उनमें से कोई एक है, तो यकीनी तौर पे लॉबीज भी बनेंगी। फिर जैसे आपको पता है, जब हमारे जस्टिस आ रहे होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट्स में आ रहे होते हैं, नॉमिनेट हो रहे होते हैं, तो आपको याद होगा चेंबर्स का बड़ा उसमें असर होता है, असर रसूख होता है, चेंबर्स के जजेस आ रहे होते हैं। नौशीन, अब यहाँ पर एक चीज बड़ी ट्रिकी होगी। ओन शिराजी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है जी, आखिरकार ओन शिराजी साहब ने हमारे लिए भी वक्त निकाल ही लिया। सीनियर सहाफ़ी हैं, सच टेलीविजन के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट भी हैं और कवरेज लगातार करते रहे। हमने कहा जी कैसे हम अपने हाथ से जाने दें। तो ओन साहब शुक्रिया सर, स्टूडियो में आपने किसी न किसी तरह हमें ज्वाइन कर लिया। अच्छा नौशीन, मैं आप लोगों से एक बड़ी ट्रिकी चीज़ पूछना चाहूँगा। ये जो पार्लिमानी कमेटी है, सारे अलग अलग माइंड के लोग, एक माइंड तो वो है जो हर चीज़ नहीं मानता, वो तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये कैसे 3 में से एक जज इस पे मुत्तफिक होंगे? ये आपको नहीं लगता एक नया आईनी बहरान जन्म लेने चला जाएगा? बिल्कुल ही, मुझे तो लगता है कि शायद इसके बाद दोबारा कोई आईनी तरमीम ना करनी पड़े। ये पहले एक्सपीरियंस होगा। देखिए, एक्सपीरियंस के लिए भी टाइम नहीं है ना। आपने आईनी तरमीम पास की और साथ ही आपको अगले दिन ही चीफ जस्टिस का तकर्रुर करने को आ गया है, तो एक्सपीरियंस के लिए भी आपके पास नजर आ रहा है टाइम नहीं है। तो आप जब ये कर लेंगे, आप देखें, लेट्स सी कि किस तरीके से कंसेंसस होगा। देखें, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन भी मुख्तलिफ माइंडसेट्स की पार्टियां हैं, जेयूआईएफ अलग माइंडसेट की पार्टी है, एमक्यूएम बीच में है। एमक्यूएम भी आप इग्नोर ना करें, एमक्यूएम की भी एक रुकन इसमें शामिल है। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपना वो जो राग है वो सुनाया, इख्तिलाफ करके हल्का हल्का, लेकिन उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाया है। एजाज साहब, सर पार्लिमानी कमेटी नाम भी आ गए सामने, पीटीआई ने ना 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 करते करते शमूलियत भी कर ली हर चीज़ में, खुद अपने फेस से नहीं की तो मौलाना साहब का फेस आगे रख के कर ली, पर कर ली हर चीज़ में शमूलियत। कैसे एक नाम पर मुत्तफिक हो पाएगी ये पार्लिमानी कमेटी? थोड़ा हम आपसे अंडरस्टैंडिंग जानना चाह रहे हैं। क्या ये कोई नया मसला खड़ा हो जाएगा इसके बाद? हर कोई ना मैं ना मानू की बात शुरू हो जाएगा, या कर लेंगे कंसेंसस किसी एक नाम पर? देखिए अफसान, इस कमेटी में कंसेंसस की जरूरत ही नहीं है। कंसेंसस की कोशिशें जरूर की जाती है, लेकिन कंसेंसस की जरूरत नहीं है। इसमें जो इस कमेटी का जो नॉमेनक्लेचर है उसमें आप देख लें कि 8 लोग वो हैं जो हुकूमत में शामिल हैं, यानी मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनके साथ एमक्यूएम है, 4 लोग नून लीग के हैं, 3 लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, एक राना अंसार जो है वो एमक्यूएम की नुमाइंदगी करती है। तो 8 लोग एक जानिब हैं। कमेटी मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर चूंकि फैसला करेगी तो 8 लोग मौजूद हैं और 8 लोग ही अक्सरियती फैसला करेंगे तो आइन की रूह से वो दुरुस्त होगा जो अभी 26 आईनी तरमीम है उसके मुताबिक। पीटीआई बने, ठीक है, कामरान मुर्जा साहब आए हैं, लेकिन इसमें 2 इतलात हैं। एक तो ये है कि मौलाना फजल रहमान के साथ जब बिलावल भुट्टो की बात हुई तो उसमें यह तय पाया था कि मौलाना साहब जो है वो जो चीफ जस्टिस होगा अगला, उसके नाम पर जोर नहीं देंगे, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना साहब की जो बात थी आईनी बेंच की वो मान ली और आईनी अदालतों का अपना मुतालबा तर्क कर दिया। दूसरा इसका पहलू ये है कि आज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने ये धमकी दी है कि अगर जबरदस्ती की गई और हमारी बात ना मानी गई तो हम पूरे पाकिस्तान को जाम कर देंगे। तो उसका उन्होंने, कमेटी ने तोड़ निकाला। कमेटी का इजलास हुआ, तकरीबन 40 मिनट तक लोगों का इंतजार किया जाता रहा। उसके बाद कमेटी का इजलास शुरू हुआ। 5-7 मिनट के बाद आजम नज़ीर तारक साहब बाहर तशरीफ लाए और उन्होंने ये बता दिया है, उन्होंने कहा कि हम जमहूरी लोग हैं, 8 अफराद हम मौजूद हैं, हम फैसला करने की पोजीशन में हैं, लेकिन फिर भी हमने ये तय किया है कि फॉर ग्रेटर इंटरेस्ट और ग्रेटर गुड हम पीटीआई से बात करेंगे। एक 4 रुकनी कमेटी बना दी है, एहसन इकबाल उसमें शामिल है। अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, फिर थोड़ी सी और चीज़ें भी आपसे पूछनी है। ये अगले चीफ जस्टिस के लिए जो अभी से नाम आ रहे हैं, तो फिर ये कमेटी या तो पहले से तय कर चुकी होगी या फिर ये नाम फ्लोट किए जा रहे हैं। तो वापस आते हैं, तो बाकी बात ज़रा एजाज साहब और ओन शिराजी साहब भी साथ हैं, इनसे भी करके। वेलकम बैक जी। एजाज साहब प्लीज़ बात कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं ज़रा ओन शिराजी साहब से भी इस पर बात करूँ। जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से एहसन इकबाल होंगे और पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशर, राना अंसार और कामरान मुर्जा पर मबनी 4 रुकनी कमेटी बनाई है। और स्पीकर साहब से भी दरखास्त की गई है कि वो पीटीआई से बात करें। मीनवाइल और 8:30 बजे दोबारा इजलास होगा। लेकिन मेरी राय में एहसन इकबाल साहब को नून लीग ने शायद इसीलिए शामिल किया है कि नून लीग भी नहीं चाहती कि वो पीटीआई की बात माने। एक बात तो ये है।
दूसरी बात यह है कि वो जो नाम सुबह से फ्लोट कर रहे हैं उनका चूंकि वो सीनियर मोस्ट 3 जजों के नाम आने हैं, तो वो सबको पता है सीनियर मोस्ट 3 जजेस कौन से हैं। लेकिन एक इस वक्त तक ये कंफ्यूजन इसलिए मौजूद है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनसे बिलावल भुट्टो ने इतलाक के मुताबिक बात की थी कि आप चीफ जस्टिस के नाम पर नहीं करेंगे, लेकिन ये कुछ हतमी बात नहीं है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर JUI हट जाती है तो फिर हुकूमत तो एक जानिब होगी और JUI दूसरी जानिब होगी और 8 अरकान एक फैसला कर डालेंगे। ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी भी मंसूर अली शाह के नाम के साथ जाना चाहे, तो ये अभी कंफ्यूजन है, ये 8:30 बजे के बाद ही दूर होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये जो पॉलिटिकल डिक्शन है वो ये चाहते हैं कि इसको मुत्तफिका तौर पर चीजों को किया जाए और कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट ना की जाए। मुत्तफिका तौर पर इजाज साहब, ये जो मुत्तफिका का वर्ड है, दीगर फैक्टर्स भी इजाज साहब, ये जिस तरह की फॉर्मेशन है कमेटी की, इसमें मुत्तफिका का वर्ड तो मेरा ख्याल है वो 8 मेंबरान का ही काफी है मुत्तफिक होना। जी यकीनी तौर पर जाहिर सी बात है वो 8 मेंबर हुकूमत ने रखे इसलिए हैं कि अगर हुकूमत ये चाहेगी कि फलां साहब हो तो वो 8 मेंबर उसको वोट कर देंगे, लेकिन कमेटी में लोग अपनी अपनी राय तो देंगे ना। और ये भी हो सकता है कि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उसमें हुकूमत किसी वक्त नून लीग जो है वो किसी वक्त MKM की बात मान ले, किसी वक्त पीपल्स पार्टी की बात मान ले, क्योंकि सियासतदान हैं वो एक दूसरे के साथ कुछ लोग कुछ दो के उसूल पर बात करते हैं और किसी एक पॉइंट पर बानी PTI की तरह अड़ नहीं जाते हैं। सियासतदान होता ही वो है जो रास्ता निकालता है, अगर उसको समझ में आती है तो रास्ता निकालता है। तो मेरे नजदीक हो सकता है कोई गैर मुतवक्को फैसला है, लेकिन वो जो तस्वुर किया जा रहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस होंगे वो भी जो है इस कब्ल वक्त है मेरे ख्याल में। ठीक हो गया, यानी जस्टिस याह्या अफरीदी जिनका नाम बहुत ज़्यादा फ्लोट हो रहा है। और चिराजी साहब पहले तो ये बताएं हुआ क्या है और होने क्या जा रहा है? सबसे पहले अरसलान शुक्रिया कि आपने मुझे फुट सोल्जर्स के साथ बिठाया। नौशीन की बात करें या एजाज साहब तो हमारे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं और हम उनसे सीखते हैं। तो आईनी तरमीम वाली रात भी हम एक ही पेज पे भी थे और एक ही जगह कवर करते ये अच्छी चीज़ है कि चलो कोई तो एक पेज पर था। साफ़ी अमूमी तौर पे एक पेज, वर्कर साफ़ी जो होता है ना, जिसका कोई एजेंडा नहीं होता, जिसकी कोई पार्टी नहीं होती, जिसका प्रोफेशन ही उसका सब कुछ होता है, तो वो एक पेज पे ही होते हैं। अरसलान सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है, हर काम पहली बार होता है। देखें आप ये कहें कि जी ये आईनी तरमीम हो गई और ये किस तरह होगा और ये नहीं होना चाहिए था, सियासत फैलेगी, सारे काम पहली बार हो गए। अगर आर्मी चीफ का 3 में से 1 का इंतखाब हो जाता है, अगर अपोजिशन और हुकूमत मिल के बैठ के चीफ जस्टिस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो लगा लेते हैं, जिसने सबसे बड़ा काम करना होता है, जिसने इलेक्शन करवाने होते हैं, तो जज क्यों नहीं लगाए जा सकते? और जज ही जजों को मुंतखब करें और जज ही जजों को हटाएं? ये तरीक़ेकार नहीं होता। दुनिया भर में जो होती है वो पार्लियामेंट वो वॉच कर रही होती है चीज़ों को। पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार थे, पार्लियामेंट से ये इख्तियार लिए गए थे, वापस लिए गए थे या छीन लिए गए थे। पार्लियामेंट ने अपनी जगह गेन किया, पार्लियामेंट ने ये इख्तियारात लिए हैं। तो हमें मेरे ख्याल में बतौर एक जमहूर पसंद शख्स और जमहूरियत पे जो यकीन रखने वाला शख्स है, मैं पार्लियामेंट के साथ खड़ा हूँ। मेरा ये ख्याल है कि क्यों नहीं पार्लियामान के लोग जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब कर सकते हैं। तो पार्लियामान में भी ये पावर है, वो मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस हैं। उसकी वजह से उसने आइन बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट बनी है, उसने आइन बनाया है तो इलेक्शन कमीशन बना है। तो जो आइन बनाता है, जो आइन का खालक है, वो उसमें तरमीम भी कर सकता है। और आइन ने रखा है 2/3 मेजॉरिटी हो तो तरमीम करे। तो पार्लियामेंटेरियन ने दिखा दिया। और राजा परवेज अशरफ साहब ने अपनी तकरीर में बड़ी खूबसूरत बात की थी, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस किया, वो तो चैलेंज नहीं हो सकता। ठीक है शिराजी साहब, ये जो रोल है ना इस वक्त पार्टीज का, मैं जब से ये तरमीम का मामला शुरू हुआ है ना, तो सारों का रोल बड़ा अलग अलग डिफरेंट लग ज़रूर रहा था, लेकिन एक चीज़ बड़ी थी, चाहे वो PTI क्यों ना हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी नुक्ते पे तरमीम के मामले को लेकर कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं था कि कोई मसला को रखना डाला जाता कि जहाँ पर तरमीम ना हो पाए। हमने ये देखा है, ये प्रैक्टिकली नज़र आ रहा था। खुद नहीं किया तो फेस मौलाना साहब का आगे कर दिया कि मौलाना साहब के फेस को लेकर तरमीम हो गई। तो ये जो किसी और का फेस भी यूज़ करके तरमीम हो रही है, तो तरमीम तो होनी थी, वो नज़र आ रहा था, वो सब चाहते थे। वो हमें भी पता लग रहा है कोई ना कहे लेकिन अंदर खाता सब नज़र आ रहा। नौशीन जो बात अभी की है ओन सिराजी ने और एजाज साहब ने, एक नाम फ्लोट हो रहा है, फिर ये नाम अगर पहले से फ्लोट हो रहा है
तो हम क्या समझें, वो जिसे कहते हैं खब्बा दिखा के सज्जी? देखिए, आर्मी चीफ का भी जब नाम आता होता है ना, तो बड़े नाम फ्लोट हो रहे होते हैं कि फलाना आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं, वो आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं, हर कोई अपने जराये से दे रहा होता है खबर, पता नहीं जराये अच्छा मजे की बात है, आर्मी चीफ का सिर्फ वजीर आजम को ही पता होता है, उसी का इख्तियार होता है। अब पार्लिमानी कमेटी इंटरेस्टिंग इसलिए है, इसमें फ्लोटिंग नाम थोड़े से इसलिए हो सकते हैं क्योंकि देखिए उसमें मुख्तलिफ पार्टीज के लोग हैं और वो अपने अपने नाम डेफिनेटली उन्होंने भी सोच विचार पहले से किया हुआ था, क्योंकि सबको पता था अब ये आईनी तरमीम हो रही है, तो उन सारों ने मेंटली तो अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ था कि वो किसका नाम आर्मी वो चीफ जस्टिस के लिए नॉमिनेट करने जा रहे हैं। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात ये आप बात कर रहे थे ना, जो पॉलिटिकल जो सिनारियो चला है इस सारी तरमीम के अंदर, आप एक बड़े मजे की बात देखें कि मौलाना तो चले फेस सामने था, पीटीआई उन पार्लिमानी कमेटी के अंदर इजलासों में भी शरीक होती रही। सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि जिस दिन आपको याद है जिस वक्त तरमीम हो रही थी, हमने हमेशा देखा जब ऑपोजिशन ने किसी चीज पे शोर शराबा करना होता है ना, कोई चीज रोकनी होती है, तो वो भी बड़ी मतलब फुल फॉर्म के साथ पार्लियामेंट में उस दिन इजलास में शरीक होती है, हंगामा होता है, कुछ भी हो जाता है। एक आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि सेनेट में तो बहुत ही कमाल की स्मूथ सेलिंग हुई। अली जफर वैसे ही बड़े नरम मिजाज आदमी है, ऑन अब्बास आए हुए थे, राजा नासिर अब्बास आए हुए थे और हामिद रजा साहब हामिद खान साहब आए हुए थे। तो उन चारों ने तो वोट दिया एंड पे जाके उसके खिलाफ, लेकिन ओवरऑल वो बड़ी स्मूथ सेलिंग गई। और आप देखिए मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कौमी असेंबली के अंदर पीटीआई का अच्छा खासा एक मेंबर्स है जिनमें से बहुत जज्बाती लोग हैं, आपने सबको मना कर दिया, आपने कहा हम बाइकॉट कर रहे हैं। अब बाइकॉट से क्या हुआ, हुकूमत को इतना मतलब सुकून वाला माहौल मिल गया कि उन्होंने आईनी तरमीम यूं करके पास करा दी। एक तरफ से आप देखिए विजडम भी थी कि वो नहीं चाह रहे थे कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, क्योंकि देखिए कोई बुरी तरमीम नहीं है, मतलब बहुत अच्छी कुछ चीजें होंगी, डेफिनेटली कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी, बाद में हो सकती हैं। अब देखिए एक बहुत अच्छी बात है कि जजेस की कारकर्दगी को भी जांचा जाएगा। इसी तरह जो शहरियत के मामले हैं आप देखिए मुख्तलिफ, और फिर जजेस की को हटाने का भी उन्होंने एक मैकेनिज्म तय किया हुआ है, इकट्ठे बिठाने का पार्लियामान और जजेस को जुडिशियल जो लोग हैं उनको इकट्ठे बिठाने का भी अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब है कि पीटीआई की काफी सारी जो बातें जिस तरह मतलब मानी गई हैं, तो इनकॉर्पोरेटेड चीजें हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो सारा कुछ असलूबी के साथ मैं समझती हूँ। इसका मतलब है जो मैं समझ रहा हूँ वो बात आप कह रही हैं। अच्छा एक ब्रेक लेनी है मुझे, मैं जरा ब्रेक से वापस आऊंगा। तो आईनी बेंच यानी आईनी अदालत से आईनी बेंच तक का मामला ये कैसे पहुंचा है, और फिर आईनी बेंच ये होगा तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, जरा इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। एजाज साहब, आईनी बेंच की तश्कील, पहले आईनी अदालत थी फिर आईनी बेंच तक आ गया मामला, सर क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आईनी अदालत नहीं बनेगी तो आईनी बेंच बन जाएगा, फ़र्क क्या पड़ जाएगा? जी देखिए सर, एक तो छोटा सा कमेंट जो पिछली बात आप कर रहे थे जी, कि जब आप वफाकी वजीर लगाते हैं, आप फेडरल सेक्रेटरी लगाते हैं, कोई मुशीर लगाते हैं या किसी अदारे का चेयरमैन लगाते हैं, तो सारी दुनिया बड़े मेरिट का शोर डालती है। अदलिया से भी मेरिट का जो है ना वो बजाया जाता है डंका। लेकिन जब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा रहे हैं तो फिर मेरिट क्यों ना हो। और खुद जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने फैसले में भी ये लिखा है कि मेरिट होना चाहिए इसके ऊपर, ये सीनियरिटी के बजाय। अब बातें जरा आईनी अदालत और आईनी बेंच की जाने। देखिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी होती, उसके ऊपर कोई और दूसरा अदारा नहीं होता। आईनी बेंच हो या आईनी डिवीजन हो, ये है सुप्रीम कोर्ट में। और इसकी जो डिफरेंस है वो ये है कि ये 4 मेंबर बेंच हो, 5 मेंबर बेंच हो, 3 मेंबर बेंच कोई फैसला करे तो इसके खिलाफ अपील जो का हक जो है वो कहाँ होगा, वो अपील का हक इस्तेमाल कर सकेगा। अच्छा सिर्फ एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, ये जो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने जिक्र किया है कि 13 के बेंच से शुरू हुआ मामला 8 के अलग वर्चुअल अदालत लगने तक का मामला है, तो क्या आईनी बेंच की तश्कील में कुछ ऐसा हो सकता है या आईनी अदालत की तश्कील के बाद भी कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए आईनी बेंच की तश्कील के बाद जो हो सकता है वो यही हो सकता है कि कोई किसी एक इशू पर कोई बहुत बड़ा फड्डा अगर पड़ जाए और दबाव बढ़ना शुरू हो, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होंगे वो कहेंगे कि चूंकि ये आईनी डिवीजन सुप्रीम कोर्ट में के अंदर है
तो इसके बारे में फुल कोर्ट में फैसला कर लेते हैं, या लार्जर बेंच में 13 रुकनी लार्जर बेंच में कर लेते हैं, 15 रुकनी लार्जर बेंच में कर लेते हैं। ये एक यहाँ एक मौजूद है, स्पेस मौजूद है। अगर वो आईनी अदालत होती तो फिर ये स्पेस खत्म हो जाती, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी खुद आईनी अदालत होती है और आईनी अदालत का चीफ जस्टिस है। ये हो गया, ये आपका पॉइंट आ गया एजाज साहब, थैंक यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एजाज साहब, ये इंपॉर्टेंट है। शिराजी साहब पहले आप, फिर मैं नौशीन की। जो एजाज साहब का पॉइंट है, यही वाला मेरा अंडरस्टैंडिंग मुझे इसी की ज़रा चाहिए थी लोगों के लिए भी, कि हाँ आप 13 से 8 पे एक वर्चुअल अदालत का भी जिक्र कर रहे हैं, फिर आईनी अदालत होती तो एक अलग होता, यहाँ पर आईनी बेंच की बात हो रही है। देखिए, जब आप आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं करेंगे तो फिर आपको वजाहतें करनी पड़ेंगी, फिर पहली वजाहत, दूसरी, तीसरी, फिर वजाहतें आती हैं ना। वरना तो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला हो तो आइन और कानून उसकी वजाहत कर रहा होता है ना, कि इस आर्टिकल के तहत हुआ, इस सेक्शन के तहत हुआ, ये शिक थी, ये आर्टिकल। बोझ हटाने की बात थी ना, सुप्रीम कोर्ट से बोझ हट जाएगा, हाई कोर्ट से बोझ हट जाएगा, आईनी अदालत बन जाएगी, तो हम देखेंगे पॉलिटिकल मामलात ही अलग चल रहे हैं। वो 61,000 केसेस वहाँ फंसे हैं, 24 लाख से जायद केसेस निचली अदालतों में फंसे, तो क्या ये बेंच बनने से वो सब खत्म हो जाएगा? हाँ, बोझ हट बहुत जाएगा? फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? वैसे ये कहा जाता है कि 150 से कम केस हैं, कोई 141 कहता है, कोई 46, कोई 47 कहता है, इतने आईनी केसेस हैं, ये आर्गूमेंट दिया जाता है। लेकिन आप ये नहीं देखते कि ये केसेस और इनसे पहले जो डिसाइड हो चुके हैं वो केसेस टाइम कितना लेते हैं। अब आप देखें कि एक सुप्रीम कोर्ट में जब किसी की अपील लगती है 3-3, 4-4 साल बाद लगती है, 5-5 साल बाद लगती है, लोगों को फांसी हो जाती है, उसके बाद अपील लगती है। किसी की तो रात 12 बजे भी खुल जाती है। हाँ, जब अपील लगती है ना तो बताया ये जाता है आज तो सारे जस्टिस साहब जो हैं वो सियासी केस सुन रहे हैं या वो आईनी केस सुन रहे हैं, या आज तो गुड टू सी यू का टाइम है, आज तो सवेरे सवेरे नहा धो के बैठ के गुड टू सी यू करना है। तो इसलिए आप कहीं बहुत ही दूर ले, आपके केस जो है वो डेफर हो गए। जब केस डेफर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर 4-5 साल आप वेट करें। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट की फीस, इस्लामाबाद में आना, वकीलों और की सुप्रीम फीस, कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो आपको पता है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं जाती है। तो जो बेचारे लोग आते हैं उनको कितना मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट, अपनी गाड़ी के अलावा जो पैदल लोग बहुत मुश्किल है, आम आदमी है, उसके लिए कितना मुश्किल होता है। तो ये आईनी जो केसेस थे ये बहुत ज्यादा टाइम लेते थे। ये आईनी केसेस जो थे इनकी वजह से दूसरे केसेस डिस्टर्ब होते थे। और क्योंकि आईनी केसेस में पता है क्या होता है, एक रिमार्क्स आता है, वो पिक्चर चल जाता है, ब्रेकिंग बॉक्स बन जाता है, तशरीह भी आ जाती है ना, बड़ी चीजों की तो तशरीह लेने पहुंच जाते हैं। इसीलिए आईनी केसेस को ठीक है, किया जाता है। क्या कहेंगी रोशीन इस पर, आईनी अदालत से आईनी बेंच? मैं समझती हूँ कि आईनी अदालत ही बननी चाहिए थी, एक प्रॉपर, एक मजीद एम्पावर्ड एक जगह होती, क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में हमारी इस वक्त बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ज़्यादातर केसेस वही सुने जो आईनी मामलात के ऊपर थे। आप देखिए अभी भी हमारी आईनी सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े बड़े जो केसेस हैं जिनके ऊपर सबकी तवज्जो होती है, जिसकी वजह से आम आदमी जो था वह सफ़र कर रहा था। चले आईनी बेंच भी एक अच्छी चीज़ है कि एक पूरा सेपरेट ही बेंच बन गया जहाँ पर हम मीडिया वाले यकीनी तौर पे उधर ही मौजूद होंगे कवरेज करने के लिए, तो वो एक अच्छी जगह होगी। और डेफिनेटली अभी जितनी देखिए अपीलें और जो दरखास्तें हैं वो सारी की सारी अब आईनी बेंच की तरफ मुंतकिल हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में आईनी बेंच भी एक फर्स्ट स्टेप जरूर है, और मुझे लगता है कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ मामला तो डेफिनेटली शायद हम आईनी कोर्ट की तरफ चले जाए, क्योंकि मीसाके जमहूरियत में बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने जो फैसला किया था वो आईनी कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट का था, और मेरे ख्याल में एंड रिजल्ट पर शायद हम उस तरफ चले जाएं। लेकिन अभी यानी आईनी अदालत की तरफ जाना ही पड़ेगा आपको। काम शुरू हो गया उधर तक। बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। एजाज अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया, और शिराजी साहब थैंक यू सो मच, आपका कोशिश की थी जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने जा रहा है और जो कुछ इस वक्त प्रेजेंट में हो रहा है जरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लें कि हो क्या रहा है, और आपको भी ये बता दें। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।